हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 भाषा शिक्षण के सिद्धांत को करने वाले हैं। इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं, उसी के क्रम में हिंदी पेडागोजी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आना ही है, ये आप मान के चलिए श्योरिटी है। चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, सेम है बिल्कुल। बस इंग्लिश पेडागोजी में हिंदी की जगह इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का चैप्टर, और अच्छे से समझ लीजिए, आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। कि तो इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिए आराम से, जो भी आपका डाउट रह जाए उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सेशन को थोड़ा इनफॉर्मल ही रखेंगे। चलिए, पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। पहले तो ये देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्यों बनाए गए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत का मतलब है कि जब हम भाषा को पढ़ाएं, कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी हिंदी इंग्लिश, संस्कृत, एनी अदर लैंग्वेज। जब हम क्लासरूम में या कहीं भी अगर भाषा को हम पढ़ाएं बच्चे को, तो वो अच्छी प्रकार से इफेक्टिव रूप से समझ में आए बच्चे की, जिससे वो अच्छी प्रकार एसिमिलेट कर सके, अपने आप को आत्मसात कर सके। जो हमने पढ़ाया आसानी से समझ में आए, जल्दी समझ में आए, और चीज़ों को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके वो सीख पाए। इसलिए सिद्धांत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला सिद्धांत है हमारा, वो है अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार जो हम लोग होते हैं, वो भाषा जो होते हैं कैसे करके सीखते हैं, वो नकल करके सीखते हैं। मतलब कॉपी करके हम जो भाषा सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कॉपी करके। समाज में जो है हम नकल करके जो चीज़ें सीखते हैं, उसको कहते हैं अनुकरण करना, इमिटेशन, ठीक है। तो अनुकरण का सिद्धांत क्या है कि नकल करके कोई चीज़ को सीखना, अर्थात किसी दूसरे द्वारा बोली गई चीज़ को दोहराकर सीखना ही कहलाता है अनुकरण का सिद्धांत। चलिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या है, रुचि एवं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ये क्या, इसका मतलब ये है सीधा सा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होंगे और उनका मन लग रहा होगा, उनकी रुचि होगी, तो उस चीज़ को बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, उबेगे नहीं, बोरिंग नहीं होगी उनमें। अगर उनका उसमें इंटरेस्ट है और अगर वो बच्चे मोटिवेट है, तो हमको पढ़ाने के लिए बच्चों को पहले मोटिवेट कर लेना चाहिए और उनके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ये है इस सिद्धांत का मतलब। इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। बस इतना आपको ध्यान रखना है, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत मस्त क्लास आज की होने वाली है, बिल्कुल ऐसे करते रहे। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत क्या है हमारा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, आपने जो पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में हो, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब आप कितनी भी अच्छी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक कितने भी बेस्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, अगर आपके बच्चे एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं है, बच्चे कैसे रखने हैं हमें सिखाने के लिए, एक्टिव। एक्टिव का मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो वर्ड्स बीच में आ रहे हैं उनका अर्थ पूछ रहे हैं। मतलब इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, मतलब अंतःक्रियात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को आप पढ़ाएं तो बच्चे उसमें क्रियाशील होने चाहिए। ऐसा ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कोई जमाई ले रहा है, ठीक है, किसी को नींद आ रही है, और आप पढ़ाने पर डटे पड़े हैं, आप कंटेंट की बमबारी उनके ऊपर किए पड़े हैं, ठीक है। तो बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो बच्चे एक्टिव नहीं है। और लर्निंग कैसी प्रोसेस है, लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, अधिगम है, वो कैसी प्रोसेस है, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। एक्टिव प्रोसेस, जो सीखना होता है वो सक्रिय सीखना होता है, सक्रिय सीखना होता है, ठीक है। जब तक सक्रिय नहीं होगा बच्चा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो आपको पढ़ाते थे बच्चों को
क्रियाशील रखना है। अपने ऊपर अप्लाई कर कर पढ़िए कि आप एक टीचर हैं, टीचर तो बनेंगे ही, तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप जब बच्चे को पढ़ाएं तो आपका बच्चा एक्टिव होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। इसे ही कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। और जो वैसे सिद्धांत तो बहुत है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम उनको ही करने वाले, तब भी लगभग सभी कर लेंगे। देखिए 12 होंगे लगभग। ठीक है, अब अभ्यास का सिद्धांत क्या है और आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, इनमें अंतर भी यह समझ लीजिए। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन कुछ कुछ सेम लग रहे हैं, लेकिन सेम नहीं, इनमें डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है देखते हैं। अभ्यास का सिद्धांत का मतलब ये है, जैसे आज हम लोगों ने अगर जीन पियाजे को पढ़ा, ठीक है, जीन पियाजे को हमने पढ़ा, जीन पियाजे को आपने पढ़ा, इनकी अवस्थाएं पढ़ी आपने, ठीक है, स्टेज SPCF, ठीक है, ये पढ़ी है। तो इन अवस्थाओं को मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया। अब इन पर आधारित, इन पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमको क्वेश्चन को इनकाउंटर करना है, कैसे मतलब हैंडल आउट करना है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज, जैसे मैथ की कोई एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करने का मतलब है कि हमने कुछ उसके बारे में फार्मूला पढ़ लिए, प्रोसीजर समझ लिया, फिर उस पर आधारित बेस्ड हम क्वेश्चन करते चले जाते हैं। इसको कहते हैं प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो जैसे जीन पियाजे पढ़े, इनकी अवस्थाएं हमने पढ़ी SPCF, इनके बारे में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का मतलब है जो चीज़ आपने एक आज पढ़ ली, मैंने आपको अगर जीन पियाजे के बारे में, ठीक है, जीन पियाजे के बारे में 8 सेंटेंस मैंने आपको लिखा दिए, 8 लाइनें लिखा दी। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने 8 लाइनें आपको लिखा दी, आप उन्हीं लाइनों को बार बार पढ़े जा रहे हैं, बार बार पढ़े जा रहे हैं, कह रहे हैं यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो पेपर में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आवृत्ति का सिद्धांत वहां पर लगा। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, इसे इसीलिए कहते हैं रिपीटिशन। और एक्सरसाइज में क्या है, उस पर आधारित अन्य चीजें कैसे बनेगी, इसको करना, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। तो आई होप हम लोग बहुत अच्छे से अंतर समझ गए होंगे, आवृत्ति का क्या मतलब होता है और अभ्यास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। जो भी डाउट रहा करे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट, कंसर्नड अबाउट PDF। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब बाल केंद्रिता का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे लिख लो IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपने सभी में लिखा हुआ देखा होगा, CDP में पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE। क्या है CCE देखिए, पहले जो एजुकेशन चलती थी वो चलती थी टीचर सेंटर्ड, अब कौन सी है, अब है चाइल्ड सेंटर्ड। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, क्या होती है चाइल्ड सेंटर। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है, ये एक सर्किल है, बीच में बच्चा है, तो आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चे के इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी, योग्यता, एज, ग्रेड, मतलब किस क्लास का बच्चा है, बच्चे के अनुसार आप पढ़ाएंगे। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के जो अनुभव है, बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप उनको इग्नोर नहीं करोगे, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, जो बच्चा है वो प्राइमरी है, पहले बच्चा है, बाद में टीचर है, बाद में सिस्टम है, बाद में सब कुछ है, पहले बच्चा है, तो हमें बच्चों को प्रमुखता देनी है। बच्चे को देखकर आप स्कूल के सिस्टम में, सिलेबस में चेंज करेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखी लीजिए, बच्चे से स्कूल है, ना कि स्कूल से बच्चा। मतलब सिस्टम में जो चीजें होंगी वो बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए ठीक की जाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले क्या थी, टीचर सेंटर्ड,
शिक्षक केंद्रित, अब कौन सी है, अब है बाल केंद्रित या शिक्षक या चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, तो यही से कहते बाल केंद्रितता का सिद्धांत। आप जो कुछ भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं या प्रैक्टिस करवा रहे, जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, तो आप बच्चे की एज, इन पॉइंट्स को याद रखना, कभी क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। बच्चे की एज, ग्रेड, एबिलिटी, मतलब आप बच्चा जिस योग्य है उसी लेवल का पढ़ाओ। अगर 5th क्लास का बच्चा है तो उसको 12th लेवल का मैथमेटिक्स अभी मत सिखाओ, टाइम आएगा वो अपने आप से चीज़ों को धीरे धीरे करने लगे। अभी तो आप उसके माइंड को, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो सोच है उसको इस प्रकार से मैथमेटाइज कर देते हैं कि बच्चा जो कोई भी चीज़ सीखे तो उसमें बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ में होता है मैथमेटाइजिंग थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, इसमें भी इसी प्रकार है भाषा केंद्रितता। तो आई होप समझ गए होंगे कि बस बच्चा प्रमुख है, टीचर सेकेंडरी है। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार टीचर का रोल क्या रह गया, तो लिख लीजिए जिसको ना पता हो, जो टीचर है, टीचर एक सुविधा प्रदाता है। टीचर का रोल क्या रह गया, टीचर एक सुविधा प्रदाता है, सुविधा प्रदाता। ठीक है, टीचर वो अथॉरिटेटिव नहीं रह गया। पुराने वाले सर जी, मास्टर साहब कह दिया तो कह दिया, पीटना है तो पीटना है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचर एज ए फैसिलिटेटर, एनसीए में लिखा हुआ है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर, ठीक है, सुविधा प्रदाता। राइटिंग अच्छी नहीं है, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। समझ लीजिए, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला, सुविधा प्रदाता। चलिए हमारे यहाँ पर 6 सिद्धांत हो गए। अगला सिद्धांत हमारा क्या है, मातृभाषा का सिद्धांत। मातृभाषा का सिद्धांत है आप बच्चों की मातृभाषा से जोड़कर उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि मातृभाषा में हमें जल्दी समझ में आता है। मातृभाषा से अगर हम जोड़ जोड़ कर पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप सीधे पूछते हैं कि सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, अब कोई मुझको इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, या इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा रहा है, मैंने बोले भाई हिंदी में क्या कहते हैं, क्यों, मुझे हिंदी से इसको रिलेट करना है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो हिंदी में मुझे जल्दी समझ में आता है। तो उसने कह दिया इसको हिंदी को भाई, हिंदी में इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो मातृभाषा का यही सिद्धांत होता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाएं। पुनर्वलन का सिद्धांत लिख लीजिए, किसने दिया था, बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर ने दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का मतलब होता है जब बच्चे सीख रहे हैं तो आपको उनको पॉजिटिव रूप से पुनर्बल देना है। पुनर्बल दो प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। जैसे शाबाशी देना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुमने काम किया है, ठीक, और इसी प्रकार से करते रहो, तो इससे क्या होगा, बच्चों का मनोबल बना रहेगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं पुनर्बलन देना। पुनर्बलन इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। शाबाशी देना, बच्चों की तारीफ कर देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को इनकरेज करना। चलिए 9th क्या है हमारा, बस आप इतने ही जाने इनके बारे में, मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए स्टेट के लिए। जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का मतलब सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चे को जो चीज़ पढ़ाएं वो बच्चा अपने रियल लाइफ में उस चीज़ को जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा है। तो जीवन से, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ जोड़ कर पढ़ाएं। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ा दिया आयत, रेक्टेंगल पढ़ाया, ठीक है, तो क्या बच्चा अपने घर के गेट को देखकर, विंडो को देखकर जोड़ पा रहा कि हाँ भाई, आयत पढ़ाया था, आयत में भी 4 साइडें होती, विंडो भी एक आयत आयत है, रेक्टेंगल है, और गेट भी एक रेक्टेंगल है, और सबसे अच्छी बात, मेरे पास जो मेरी बुक रखी है ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी 4 साइडें हैं।
तो बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सीख पाए, इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन, जीवन समन्वय का सिद्धांत। अगला क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत मतलब हम भाषा को जोड़ जोड़ कर सीखते हैं। जैसे मैंने कहा दूध, तब हम मुझे दूध मिल गया, तो मैंने सोच लिया कि अच्छा इसको दूध कहते हैं, तो मैंने उसके साथ अनुबंधन कर लिया, कंडीशनिंग कर ली। पानी कहने पर पानी मिलना, ठीक है, जो चीज कही जाए उस पर वो मिलना, उसको ही कहते हैं अनुबंधन करके चीजों को सीखना। ये तो मैंने कोई जैसे पेन कहने पर पेन दिखा दिया गया, तो मैंने अनुबंधन कर लिया, जोड़ लिया कि भाई इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे पेन कहते हैं, इसे कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन का मतलब है आप बच्चे को वो चीजें पढ़ाएंगे जो चीजें बच्चे के लिए रेलिवेंट है, सही है, उपयुक्त है, उसकी एज के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाने के नाम पर, कंटेंट के नाम पर सब कुछ उसके ऊपर बमबारी कर देंगे, डाल देंगे, पढ़ा देंगे, नहीं, तो वो थ्योरी ऑफ सिलेक्शन नहीं वहाँ पर लग रहा। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन का मतलब है कि आप केवल वो चीजें पढ़ाइए जो बच्चे के लिए रेलिवेंट है, सही है अभी पढ़ाने के लिए। ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट भी है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जल्दी से निकाल दीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंस वर्ड किसने दिया था, जॉन गाल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1869 में दिया था। जॉन गाल्टन की बुक का नाम हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस था, ठीक है। उन्होंने इस शब्द का वर्ड का प्रयोग किया, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, व्यक्ति भिन्नता। इस संसार में कोई भी दो लोग आपस में हमेशा सेम नहीं, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं। अगर उनकी शकल सूरत देखने में अगर वो समान है, ठीक है, तो उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट अलग होगा, मेंटल डेवलपमेंट अलग होगा, फिर मोरल डेवलपमेंट अलग होगा, इथिकल डेवलपमेंट अलग होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलग होगा, सोशल डेवलपमेंट अलग होगा। कुल मिला के कभी भी दो व्यक्ति हमें कभी भी इस संसार में बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते, इसे ही कहते हैं व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। और आपको अपनी पढ़ाई में कैसे प्रयोग करना है कि कोई भी दो बच्चे जो है वो हमेशा समान प्रकार से नहीं सीख सकते, प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है, अपने आप में यूनिक होता है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। आपको अलग अलग प्रकार से सभी बच्चों के सीखने को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे पूछे ही जाते हैं सिद्धांत जो थे भाषा शिक्षण के, जो 12 है वो हमने कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में, सेकेंड चैप्टर के ही, जिसमें भाषा शिक्षण के मैक्सिमास पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक, जैसे ज्ञात से ज्ञात की और मूर्त से अमूर्त की हो। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, सभी का होगा सीटेट कंटिन्यू।